असबी के खुद से किस करना अध्यांश के लिए चौंकाने वाली बात थी, लेकिन असबी को किस करना नहीं आता था, इसलिए उसने बस अपने होठों से अध्यांश के होठों को छू लिया। मगर उसके पीछे हटने से पहले ही अध्यांश ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसे और करीब खींच लिया और असबी की साधारण किस को एक पैशनेट किस में बदलने के लिए उसे किस करने लगा। असबी को किस करना नहीं आता था, इसलिए वह अध्यांश जैसे कर रहा था उसे वैसे करने दे रही थी। साथ ही उसके हाथ भी अनजाने में अध्यांश के सिर पर पहुंच गए और उसके बालों में घूमने लगे। अध्यांश का एक हाथ असबी के गाल पर था तो दूसरा हाथ उसकी कमर पर। अध्यांश के होठों के साथ साथ उसके हाथ भी हरकत कर रहे थे। 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब अध्यांश को लगा कि असबी सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने अपने होठ उसके होठों से हटा लिए। अध्यांश के होठ हटते ही असबी हाँफने लगी। अध्यांश ने अपना माथा असबी के माथे से जोड़ा और एक हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि उसकी सांसें सामान्य हो जाए। जब असबी सामान्य हुई तो अध्यांश ने कहा, जान, सुबह के लिए आई एम सॉरी, लेकिन जब बात मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य की होती है तो मैं ज़्यादा सावधान हो जाता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि त्रिशिका का पेट दर्द नॉर्मल था और मैंने उस पर ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने का जरा भी नहीं था। अरे, मैं तो सपने में भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है। अध्यांश कुछ सोचते हुए बोलते बोलते रुक गया। अध्यांश को यूँ रुकते देख असबी को थोड़ा शक हुआ। उसने अध्यांश का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि आप इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? अध्यांश, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? क्या आप अपनी असबी से वो बात शेयर नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, अध्यांश ने असबी की नज़रों से नज़रें हटाते हुए कहा। लेकिन उसकी इस नज़र चुराने वाली हरकत से असबी को यकीन हो गया कि ज़रूर कोई बात है जो अध्यांश को परेशान कर रही है, और इसलिए उस बात को अध्यांश के मुंह से निकलवाने के लिए इस बार असबी ने चाल चली, जिससे अध्यांश बिस्तर पर आ गया और असबी उसके ऊपर। अध्यांश के ऊपर आकर असबी ने अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रखे और उसके माथे को प्यार से चूमा। आज असबी का व्यवहार अध्यांश को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले होठों पर किस और अब माथे पर ऐसा पहली बार हुआ था कि असबी ने आगे बढ़कर उसे किस किया हो। लेकिन जैसे ही अध्यांश को अपने माथे पर असबी के होठों का स्पर्श महसूस हुआ, उसकी आंखें उस एहसास में बंद हो गई। अध्यांश की बंद आंखों को देखकर असबी ने बारी बारी से अपने होठ उसकी बंद दोनों आंखों पर रख दिए और किस कर ली। माथे और आंखों पर किस करने के बाद असबी के होठों ने उसके गालों तक सफर तय किया और बारी बारी से उसके दोनों गालों को भी चूमा। और अध्यांश के गालों को चूमने के बाद सबसे अंत में असबी ने अपने होठ अध्यांश के होठों पर रखे। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह अध्यांश के होठों पर किस कर रही थी। लेकिन वह अध्यांश के होठों को किस कम और काट ज़्यादा रही थी, जिससे धीरे धीरे अध्यांश के होठों से खून निकलने लगा। फिर भी अध्यांश ने कुछ नहीं किया और असबी को वही करने दिया जो वह कर रही थी। आखिरकार पहली बार उसकी स्वीट हार्ट ने ऐसे कदम उठाए थे, पहल की थी, तो फिर अध्यांश उसे क्यों रोके? अध्यांश ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसके हाथ असबी की कमर के इर्द गिर्द कस गए। 10 मिनट तक ऐसे ही अध्यांश के होठों को काटने के बाद असबी ने अपने होठ अध्यांश के होठों से हटाए और उसकी तरफ देखा। लेकिन अगले ही क्षण असबी की आंखें झुक गई, क्योंकि अब उसे अध्यांश से नज़रें मिलाते हुए शर्म आ रही थी। जोश में आकर उसने पहल कर ली थी। अध्यांश के माथे, आंखों, गालों और होठों पर किस कर ली थी, लेकिन अब करने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था, अध्यांश अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। हालांकि अध्यांश के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वह तो सच में असबी की किस का आनंद ले रहा था। लेकिन असबी की झुकी हुई नज़रों को देखकर उसे समझ में आ गया कि अब उसकी स्वीट हार्ट को उससे ही शर्म आ रही है और इसलिए वह उसे नज़रें मिलाने से बच रही है।
इसलिए अध्यांश ने अस्वी का चेहरा अपनी हथेलियों में पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। जान बुरा नहीं था। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्द मेरे परिवार को खुशखबरी भी मिल जाएगी। अध्यांश अपने होठों पर लगे खून को अंगूठे से पोंछते हुए अस्वी से मजाक करने लगा। अस्वी को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही उसने सोचा कि अध्यांश ने खुशखबरी किस अर्थ में कहा है, उसे सब समझ में आ गया। अध्यांश का मतलब समझते ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और उसने अध्यांश के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा। अध्यांश, क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी करते हुए? शर्म किस बात की? और अगर ये बेशर्मी है भी तो मैं ये बेशर्मी अपनी पत्नी के साथ ही करूँगा, किसी और के साथ नहीं। और वैसे भी वो कहावत नहीं सुनी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अध्यांश ने हंसते हुए कहा। अध्यांश को यूं हंसते हुए देखकर अस्वी को विश्वास हो गया कि अब वह नॉर्मल है, इसलिए उसने भी अपने हाथ अध्यांश के गाल पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अध्यांश, अगर मैं कुछ मांगूं तो आप मुझे दोगे? जान, मेरा कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारा ही है। जो तुम्हें चाहिए ले लो, इसमें तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा। अध्यांश ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया। ऐसे नहीं अध्यांश, पहले आप वादा करो कि मैं जो मांगूंगी वो तुम दोगे। अध्यांश के कहने के बावजूद अस्वी अपनी बात मनवाने के लिए छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ गई। अस्वी को यूं छोटे बच्चे की तरह जिद करते और अपने हक का दावा करते देख अध्यांश को खुशी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कह दिया, ओके वादा, बोलो क्या चाहिए? तो फिर मुझे बताओ कि त्रिशिका के इतने छोटे से पेट दर्द से आपको इतनी परेशानी क्यों हुई थी? मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि यह बात जितनी छोटी दिख रही है उतनी है नहीं, और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो आपको तकलीफ़ देती है और आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो। अध्यांश, जैसे आप मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वैसे ही मैं भी आपको किसी परेशानी में नहीं देख सकती। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको तकलीफ़ में देखकर, दर्द में देखकर मुझे भी तकलीफ़ होती है। जब आपके चेहरे पर उदासी या दर्द की लकीरें देखती हूँ तो मुझे भी अपने अंदर कुछ चुभने का एहसास होता है। प्लीज़ अध्यांश, प्लीज़, क्या मेरा आप पर इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं आपके दर्द में हिस्सा बांट सकूं? अस्वी ने अध्यांश से अपनी बात कही। बात खत्म होते होते उसकी आंखें भी नम हो गई। सामने अध्यांश की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अध्यांश की आंखों में आंसू देखकर अस्वी से रहा नहीं गया और वह उससे लिपट गई। अस्वी ने इतने प्यार और अधिकार से पूछा था कि अध्यांश को उसके सामने झुकना ही पड़ा। सब कुछ याद करते हुए उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, जब मैं 7-8 साल का था तब पापा को एक बार इसी तरह सीने में दर्द हुआ था। उन्होंने भी इसे एक नॉर्मल दर्द समझकर नज़रअंदाज कर दिया और जैसे सब चल रहा था वैसे ही चलता रहा। घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया। इस बात को 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। इस दौरान पापा को 3-4 बार फिर से वही दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उस दर्द को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही डॉक्टर को दिखाने गए। एक दिन पापा ऑफिस जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उस दिन उनके ड्राइवर की भी छुट्टी थी, तो उन्हें खुद ही गाड़ी चलानी पड़ी। उसी समय जब वो रास्ते में थे, उन्हें अचानक सीने में तीव्र दर्द हुआ। दर्द के कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिससे पापा ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और उनकी गाड़ी डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। उसी वक्त सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक से ज़बरदस्त टक्कर के बाद गाड़ी का बुरा हाल हो गया और पापा भी हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे तो उनका पार्थिव शरीर भी नसीब नहीं हुआ। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपने पापा का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका, क्योंकि ट्रक से टकराने के कारण गाड़ी में आग लग गई थी और उसमें पापा का शरीर भी जल गया था। तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। इस तरह अचानक मेरे सिर से पापा का साया उठ गया, जो मेरे लिए असहनीय था। ऐसा नहीं था कि मुझे संभालने के लिए कोई नहीं था। घर में दादा दादी थे, माँ भी थी, चाचा और चाची भी थे, लेकिन मैं बचपन से ही अपने पापा के बहुत करीब था और उनकी मेरे जीवन में उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सका।
और यही कारण है कि जब मैं अपने किसी भी परिवार के सदस्य को खो देने के ख्याल मात्र से भी डर जाता हूँ। इसलिए जब तुमने कहा कि त्रिशिका को नॉर्मल पेट दर्द है, उस नॉर्मल शब्द को सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ गया, जो सारा मैंने तुम पर उतार दिया। गुस्से में ना बोलने वाली बातें बोल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ जान, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अध्यांश ने अपनी बात खत्म करते हुए अस्वी से माफ़ी मांगते हुए अपने कान पकड़ लिए, लेकिन अस्वी को अध्यांश का इस तरह कान पकड़ना पसंद नहीं आया। उसने तुरंत अध्यांश के हाथों को उसके कानों से हटा दिया और ना में सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अस्वी को ऐसा करते देख अध्यांश ने उसकी ओर देख मुस्कुराया और उसके होठों पर उंगलियां फिराने लगा। अस्वी ने भी अपना सिर अध्यांश की छाती पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे यूं अध्यांश के पास रहना अच्छा लग रहा था। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे की गर्माहट का एहसास करते रहे। अस्वी ने अपना चेहरा अध्यांश की छाती में छिपा लिया और उंगलियों से उसके हाथ पर पैटर्न बनाती रही। अध्यांश की भी आंखें बंद थी और वह भी अस्वी की हरकतों को महसूस कर रहा था। उसका एक हाथ अस्वी के बालों में घूम रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वह उसकी पीठ सहला रहा था। अस्वी ने अध्यांश की बाजुओं पर उंगलियां फिराते हुए कहा, अध्यांश। अध्यांश ने हामी भरी तो अस्वी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी ठुड्डी अध्यांश की छाती पर टिका दी। फिर दोनों हाथ अध्यांश के गले में डाल दी। फिर मासूमियत से बच्चे की तरह चेहरा बनाकर कहा, भूख लग रही है। अस्वी के मुंह से इतनी देर रात को भूख लग रही है सुनकर अध्यांश ने अपनी आंखें खोली और बाँह उठाकर उसे देखने लगा। अध्यांश की इस तरह की नज़रों को देखकर एक पल के लिए अस्वी को भी लगा कि उसने अभी भूख लगने की बात कहकर गलती कर दी है, लेकिन उसे सच में भूख लगी थी। इसलिए अपने चेहरे पर डर आने दिए बिना एकदम निडर होकर बोली, क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे देखने से मैं डर जाऊंगी? अस्वी बोल तो गई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। इसलिए उसने अपने चेहरे पर दुनिया की सारी मासूमियत लाकर अध्यांश की नज़रों से नज़रें मिलाई और अपनी पलकें झपकाने लगी। अस्वी के ऐसे नाटकों को देखकर अध्यांश को पिघलना पड़ा। उसने अस्वी को अपनी गोद से उतारकर बिस्तर पर सुला दिया और खुद खड़ा हो गया। अस्वी भी कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती थी, लेकिन चलने का उसका मन नहीं था। इसलिए उसने अध्यांश की ओर देखकर अपने दोनों हाथ उसके सामने रख दिए। अध्यांश ने अस्वी का इशारा समझते हुए पहले तो झिझकते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने अस्वी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर निकला और रसोई में आकर उसे स्लैब पर बिठा दिया। जान, तुम सच में बहुत आलसी हो गई हो। मेरे प्यार ने तुम्हें हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अस्वी को स्लैब पर बिठाने के बाद अध्यांश ने उसका नाक खींचते हुए कहा और उसकी मजाक उड़ाने लगा। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी ने मुंह बना लिया। अस्वी का ऐसा मुंह बनाते देखकर अध्यांश के दिल में प्रेम उमड़ आया और वह फिर उसके पास आया और उसके गाल पर चुटकी भर ली। अध्यांश की चुटकी से अस्वी चिढ़ गई और चिढ़े हुए स्वर में बोली, अध्यांश। लेकिन जवाब में अध्यांश ने कुछ नहीं कहा और रसोई में अस्वी के लिए खाना बनाने के लिए सामान खोजने लगा। दोनों 15 दिनों के लिए हवेली जाने वाले थे, इसलिए आजर्ब ने पहले से ही घर में साफ सफाई करवा दी थी, जिससे रसोई में भी खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। जान, तुम्हें किसने कहा था कि पूरा दिन भूखी रहो? रसोई में कुछ न मिलने के कारण अध्यांश बौखलाकर बोला, हाँ तो आपको किसने कहा था मुझ पर गुस्सा करने के लिए? अगर आप मुझ पर गुस्सा नहीं करते तो मैं भी आपसे नाराज़ नहीं होती और मैं भूखी भी नहीं रहती। इसलिए इसमें सारा दोष आपका ही है। आपकी वजह से ही मैं भूखी हूँ। अस्वी ने भी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। जान, तुम सच में हद से ज़्यादा बिगड़ गई हो। अब आधी रात को तुम क्या खाओगी? घर में कुछ है भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। अस्वी की बात सुनकर अध्यांश को यह पता चल गया कि वह अपने स्वीट हार्ट के सामने नहीं जीत सकता। इसलिए उसने अपने हथियार डाल दिए। तो फिर चलो बाहर चलते हैं, अस्वी ने सुझाव दिया। और बाहर जाकर क्या करेंगे? कोई ना कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े खुला होगा ना? और अगर नहीं खुला हो तो आप ही खुलवा दीजिए।
आखिरकार आपका नाम कब मेरे काम आएगा? अध्यांश के सवाल को सुनकर अस्वी ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, जान, गलत जिद मत करो। अस्वी को छोटे बच्चे की तरह जिद करते देखकर अध्यांश ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, ओके सॉरी। अध्यांश के जोर से बोलने के कारण अस्वी का मन उदास हो गया और वह स्लैब से उतरकर रसोई के बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अध्यांश को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी, जिसके कारण अस्वी ऐसे उदास होकर वहाँ से गई थी। अपनी गलती का एहसास होते ही अध्यांश को खुद पर गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपना पैर दीवार पर मारा। ओह गॉड, मैंने क्या किया? मेरी स्वीट हार्ट तो नॉर्मल हो गई थी और मैंने फिर से उसे नाराज कर दिया। और इसी तरह मन में खुद को डांटने लगा। अध्यांश दौड़कर रसोई से बाहर निकला और जल्दी जल्दी अपने बेडरूम में आया। बेडरूम में आकर उसने चारों ओर अस्वी को देखने के लिए नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे अस्वी कहीं नज़र नहीं आई। अध्यांश ने बाथरूम और बालकनी भी देखी, लेकिन अस्वी वहाँ भी नहीं थी। अस्वी कमरे में नहीं थी। यह देखकर अध्यांश का टेंशन बढ़ने लगा। उसने बेडरूम से बाहर आकर पूरे घर में उसे खोजा, लेकिन अस्वी उसे कहीं नहीं मिली। हालांकि टेरेस देखना बाकी था, इसलिए अध्यांश अस्वी को खोजने टेरेस की ओर चला गया। जब अध्यांश टेरेस पर आया तो देखा कि अस्वी वहीं थी। वह टेरेस पर रखे झूले पर आराम से सोई हुई थी। हालांकि आराम से सोई हुई कहना गलत होगा, अस्वी तो ठंड में ठिठुर रही थी। अध्यांश ने उसे इस हालत में देखकर गुस्से और लाचारी से सिर हिलाया और उसकी ओर बढ़ा। अध्यांश ने अस्वी के पास जाकर उसे सोते हुए ही उसे उठाकर नीचे हॉल में ले आया। हॉल में आकर अध्यांश ने एक हाथ में गाड़ी की चाबी और मोबाइल लिया और अस्वी को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया। फ्लैट का लॉक ऑटो लॉक था, इसलिए अध्यांश ने अपने पैर से ठोकर मारकर दरवाज़ा बस बंद कर दिया। लॉक अपने आप लग गया। अध्यांश अस्वी को लेकर लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आया और गाड़ी को अनलॉक करके पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अस्वी को सीट पर बिठाया। फिर वो ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही अध्यांश ने पहले तो अस्वी को सीट बेल्ट बांध दी, फिर खुद भी सीट बेल्ट बांध ली। साथ ही गाड़ी की जीपीएस सिस्टम में ओपन रेस्टोरेंट खोजकर उसका लोकेशन सेट किया और गाड़ी स्टार्ट की। ग्लोरी रेजिडेंसी से निकलने के बाद अध्यांश को काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खुले मिले, लेकिन अध्यांश एक एक करके सभी रेस्टोरेंट्स को स्किप करने लगा, क्योंकि इनमें से कोई भी रेस्टोरेंट अस्वी को उसके पसंद का खाना नहीं दे सकता था। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट तो नॉनवेज थे और अस्वी तो नॉनवेज का नाम सुनकर उल्टियाँ करने लगती थी, तो कुछ रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़, मैक्सिकन और थाई फूड ही सर्व होता था, जो अस्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अस्वी ज़्यादातर इंडियन फूड पसंद करती थी, खासकर पंजाबी। और जब से अध्यांश ने उसे जोधपुर में राजस्थानी खाना टेस्ट कराया था, तब से राजस्थानी खाना भी, और वो भी ढाबा स्टाइल। आधे पौने घंटे ड्राइव करने के बाद अध्यांश को एक रोड साइड स्टॉल दिखाई दी, जहाँ शायद साउथ इंडियन खाना बनता था। अध्यांश ने गाड़ी वहाँ स्टॉल के सामने खड़ी की और उतरकर देखा कि वहाँ खाने में क्या मिल सकता है। आमतौर पर अध्यांश को रोड साइड स्टॉल का खाना पसंद नहीं था, लेकिन इस समय जो स्टॉल वह देख रहा था वो एकदम स्वच्छ था। वहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। अध्यांश ने स्टॉल के पास जाकर देखा कि एक 22-23 साल का युवक वह स्टॉल चला रहा था। यंग मैन, मेन्यू में क्या है? अध्यांश ने उससे पूछा। अपनी छोटी सी स्टॉल पर इतनी बड़ी हस्ती को देखकर वह युवक भी हैरान रह गया, क्योंकि अन्य लोगों की तरह अध्यांश सिंह राजवंश उसका भी रोल मॉडल था। इसलिए उसे इस समय इतनी रात को अपनी स्टॉल पर देखकर वह बिल्कुल पागल हो गया। सर, आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं फटाफट बना दूंगा। उस युवक ने रिस्पेक्ट से अध्यांश को जवाब दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं अपने हाथों से कुछ बना सकता हूँ तुम्हारी स्टॉल पर? अध्यांश ने उसके आवाज़ में अपने लिए सम्मान को देखकर उस युवक से पूछा। सर, आप कुकिंग करेंगे, वो भी मेरी इस छोटी सी स्टॉल पर? उस युवक ने हैरानी से अध्यांश से सवाल किया। ऑफ कोर्स, अगर तुम अनुमति दो तो, अध्यांश ने भी नरमी से जवाब दिया। सर प्लीज़, इसमें आपको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप तो मेरी इंस्पिरेशन हैं, आप मेरे स्टॉल पर कुकिंग करेंगे, यह बात मेरे लिए बहुत खास है।
उस युवक ने खुशी से कहा, दोस्त मुझे इतना खास मत बनाओ, मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान हूँ। अध्यांश ने उस युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, सर यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। थैंक यू। उस युवक ने भी अध्यांश का सम्मान करते हुए सिर झुकाया। अरे ऐसा मत बोलो दोस्त, लेकिन हाँ तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे कुकिंग आती है, लेकिन मैं तुम्हारे स्टॉल की स्पेशल डिश बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा। अध्यांश ने अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए उस युवक से कहा, श्योर सर। उस युवक ने भी अपने पास का एप्रन अध्यांश के सामने रखा। अध्यांश ने एप्रन लेकर पहन लिया और फिर उस युवक के कहे अनुसार अध्यांश असबी के लिए खाना बनाने लगा। इन सब बातों से बेखबर असबी तो मस्त होकर अपनी नींद का आनंद ले रही थी। आधे घंटे में उस युवक की मदद से अध्यांश ने असबी के लिए मसाला फ्राई इडली, चीज बस्ट डोसा और वेजिटेबल अप्पम बना लिया। उस युवक ने अलग अलग प्लेट में तीनों डिश परोसकर साथ में सांभर और नारियल की चटनी अध्यांश को दी। अध्यांश ने अपनी पर्स से पैसे निकालकर उस युवक को दिए और साथ ही उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया और अगले दिन राजवंश एम्पायर आने को कहा। उस निमंत्रण को उस युवक ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अध्यांश तीनों प्लेट लेकर गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर अध्यांश तीनों प्लेट डैशबोर्ड पर रख दी और असबी को जगाने के लिए उसके गाल थपथपाने लगा। अध्यांश के ऐसा करने पर असबी ने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बस आधी ही खोली। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने अधखुली आंखों से अध्यांश की ओर देखा तो अध्यांश ने उसका चेहरा डैशबोर्ड की ओर घुमाया और उसे खाने की प्लेट दिखाई। लेकिन असबी इतनी गहरी नींद में थी कि उसने प्लेट की ओर सही से देखा भी नहीं और अध्यांश के कंधे पर सिर रखकर फिर से सो गई। अध्यांश ने भी उसे फिर से नहीं जगाया और सोते सोते ही उसके मुंह में एक निवाला रख दिया। पहला निवाला खाते ही असबी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली और वह अध्यांश को टक टक देखने लगी, उसे ऐसे देखते हुए अध्यांश भी हैरान रह गया। इसलिए उसने असबी से पूछा, जान क्या हुआ, खाना ठीक नहीं है क्या, तुम्हें पसंद नहीं आया, कुछ और खाना है? अध्यांश के पूछने पर भी असबी कुछ क्षणों तक उसे बस देखती रही और फिर अचानक एकदम खुश होकर बोली, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया मुझे, ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं चखा। अध्यांश सच में बहुत ही डिलीशियस फूड है, ऐसा लगता है कि बस खाती रहूं। ओह थैंक गॉड कि तुम्हें पसंद आया, नहीं तो तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मैं एक पल के लिए डर गया था कि कहीं तुम प्लेट उठाकर मेरे मुंह पर ना मार दो। अध्यांश ने मुस्कुराते हुए असबी के सामने दूसरा निवाला रखते हुए कहा, एक मिनट। अध्यांश के हाथ में रखा निवाला मुंह में डालने से पहले ही असबी ने उसका हाथ रोक लिया और फिर अध्यांश के हाथ में रखा चीज बस्ट डोसा का निवाला उसके मुंह में डाल दिया। यह क्या जान, मैं यह खाना तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम मुझे ही खिला रही हो। अध्यांश ने मुंह चलाते हुए असबी से कहा, मुझे पता है कि जैसे मैं पिछले एक दिन से भूखी हूँ, वैसे ही आप भी कुछ नहीं खा रहे हो। पिछले एक दिन से आपके गले के नीचे एक दाना भी नहीं गया, इसलिए बिना किसी डिस्कशन के चुपचाप मुंह खोलिए और यह ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। असबी ने प्लेट से अपने हाथों में खाना लिया और अध्यांश के सामने रखा। जान, क्या तुम अध्यांश सिंह राजवंश को धमकी दे रही हो? असबी के हाथ से खाना खाकर अपने हाथ में खाना लेकर अध्यांश ने असबी से पूछा। नहीं, मैं तो अपने पति को धमकी दे रही हूँ, असबी ने हंसते हुए जवाब दिया और अध्यांश के हाथ से खाना खा लिया। ऐसे ही दोनों ने मस्ती मजाक और बातें करते हुए तथा हंसते हंसते एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाने के बाद अध्यांश असबी को लेकर ग्लोरी रेजिडेंसी वापस आया। जब दोनों फ्लैट पर पहुंचे तब आसमान में सूर्य नारायण का आगमन हो चुका था और उनकी किरणें धरती पर पड़ रही थी। फ्लैट में आते ही असबी बेडरूम में जाकर बेड पर गिर पड़ी और आंखें बंद करने से पहले अध्यांश की ओर देखते हुए बोली, अध्यांश, शाम से पहले मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करना, और हाँ, आपको भी आज कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पर रहकर आराम कीजिए। और हाँ, आराम ही करना, अगर लैपटॉप लेकर बैठे तो आपकी खैर नहीं। जो हुक्म मिसेज राजवंश, कुछ और?
असवी की धमकी सुनकर अध्यांश ने अपनी आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा, यहाँ मेरी बगल में आकर सो जाओ। असवी ने नींद से भरे स्वर में कहा, मुझे आपके आलिंगन के बिना नींद नहीं आती। आपकी बाहों में सोने की आदत पड़ गई है मुझे, प्लीज़। असवी ने मासूमियत से अध्यांश से कहा। असवी का ऐसा मासूमियत भरा चेहरा देखकर अध्यांश भी उसे ना नहीं कह सका और जाकर असवी के पास सो गया। अध्यांश के सोते ही असवी उसके ऊपर चढ़ गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया तथा उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल ली। अध्यांश ने भी एक हाथ असवी के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगा तथा दूसरे हाथ में अपना मोबाइल लेकर उसने अजर्ब को मैसेज किया कि आज ही उसके फ्लैट पर खाने का सारा सामान आ जाना चाहिए। वो और असवी कहाँ है, यह बात उसकी मर्जी के बिना किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। हालांकि अध्यांश के ग्लोरी रेजिडेंसी वाले फ्लैट के बारे में अजर्ब और उदय के अलावा किसी को भी पता नहीं था, इसलिए अध्यांश को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर भी असवी की सुरक्षा के लिए अध्यांश कोई लापरवाही नहीं चाहता था और इसलिए उसने असवी की सुरक्षा के लिए भी सब कुछ अरेंज कर लिया था। अध्यांश को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी स्वीट हार्ट का सख्त ऑर्डर था कि उसे लैपटॉप हाथ में नहीं लेना है। इसलिए ना चाहते हुए भी अध्यांश को आंखें बंद करनी पड़ी। सूर्योदय के साथ हवेली में भी सबकी सुबह हो चुकी थी, सिवाय पाखी के। लेकिन आज की सुबह में सबको कुछ कमी सी लग रही थी, क्योंकि आज हवेली में आरती करने के लिए असवी नहीं थी। जब से वे लोग हवेली में आए थे, तब से रोज उनकी सुबह असवी की मधुर आवाज़ के साथ होती थी। असवी और अध्यांश के पैचअप से अनजान हवेली में सभी मन लगाकर अपने अपने काम कर रहे थे। आंसी, निवांशी, अधीरा और त्रिशिका ने मिलकर सुबह का नाश्ता बनाया और सभी लड़कों को नाश्ता करने के लिए बुला लिया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी पाखी भी उठकर आ गई। आते ही उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों पर नज़र डाली। उसकी आंखें अध्यांश को खोज रही थी, लेकिन जब उसे अध्यांश कहीं नहीं दिखा तो उसने त्रिशिका से अध्यांश के बारे में पूछा। त्रिशिका, अंश कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दिया। पाखी, पहली बात, भाई का नाम अंश नहीं बल्कि अध्यांश है, तो उनका पूरा नाम लो। और दूसरी बात, मैं भाई की सेक्रेटरी नहीं हूँ कि मुझे उनका शेड्यूल पता हो कि भाई कहाँ है और कहाँ नहीं। त्रिशिका ने पाखी के सवाल का बेतुकेपन से जवाब दिया। त्रिशिका के इस तेवर को देखकर पाखी के अहंकार को ठेस पहुँचा, इसलिए उसने भी थोड़े ऊंचे स्वर में त्रिशिका से कहा, त्रिशिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करती हो? अरे यार, थोड़ा तो आदर दे मुझे। आखिरकार मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ और ड्रीम में रहने वाली ड्रीम गर्ल। जरा सपने से निकलकर हकीकत में आ। अभी 2 दिन पहले ही तुम्हें भाई ने कहा था कि उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी भाई ने मेरे लिए पहले ही मेरी भाभी खोज ली है और मुझे वो बहुत पसंद है। इसलिए खुद को मेरी भाभी कहना बंद करो, नहीं तो भाई ने तो शब्दों से तुम्हें थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं तो हाथ से तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। त्रिशिका ने भी उसी लहजे में और उसी भाषा में पाखी को जवाब दिया। अपमानित होने के बाद पाखी वहाँ खड़ी नहीं रह सकी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पाखी के जाने के बाद वहाँ उपस्थित सभी त्रिशिका को घेरे हुए थे। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि अध्यांश ने किस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पसंद किया है। सभी लोग त्रिशिका से अध्यांश की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। उसी क्षण डोरबेल बजी। घड़ी में 9 बजे का समय दिख रहा था। अध्यांश आंखें बंद करके अपने ऊपर आराम से और दुनिया के सभी तनावों को भुलाकर शांति से सोई हुई असवी के बालों को सहला रहा था। तभी उसे अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन रिंग का आवाज़ सुनाई दिया। अध्यांश ने फ़ोन हाथ में लेकर देखा तो अजर्ब का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि अमन ठाकुर हवेली पहुंच चुका है। अमन ठाकुर का नाम सुनते ही अध्यांश का शांत चेहरा गुस्से में बदल गया। उसकी नसें फूलने लगी और उसकी आंखों में क्रोध की लाली उतर आई। उसने तुरंत अंगद और दैविक को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। जब अध्यांश ने अंगद और दैविक को कॉन्फ्रेंस कॉल किया, तब हवेली में सभी त्रिशिका के आसपास बैठे थे और उससे उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे जिसे अध्यांश ने पसंद किया था। लेकिन त्रिशिका किसी को कुछ भी नहीं बता रही थी। जब अंगद और दैविक के फ़ोन एक साथ बजने लगे तो सभी का ध्यान त्रिशिका से हट गया।
अंगद और दैविक पास पास ही बैठे थे, इसलिए दोनों की नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन के साथ साथ एक दूसरे के फ़ोन की स्क्रीन पर भी पड़ी, जहां दोनों को अध्यांश का नाम दिखा। दोनों को एक साथ अध्यांश का फ़ोन आया तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर वहां से उठकर हवेली में अध्यांश के लिए बनाए गए स्टडी रूम की ओर चल पड़े। जब दोनों डाइनिंग टेबल से उठकर स्टडी रूम की ओर जाने लगे, तभी डोरबेल भी बज गई। अंगद और दैविक के चले जाने के बाद केवल अथर्व बचा था, बाकी सभी लड़कियां थी, इसलिए अथर्व ने वहां से खिसकने के लिए दरवाज़ा खोलने का बहाना लिया और खुद जाकर मेन डोर खोला। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक्स और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।